नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र क्लासेस। देखिए विद्यार्थियों, हम अभी तक फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और काफ़ी बहुत सारे अभी टॉपिक्स ऐसे बाकी हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो उसी एक घड़ी में एक नया आपका टॉपिक आया हुआ है बल, और बल में हम पढ़ने वाले हैं घर्षण बल। ठीक है विद्यार्थियों, क्या पढ़ेंगे? घर्षण बल। देखो बच्चों, घर्षण बल क्या होता है? फ्रिक्शन। घर्षण बल, देखिए दो अनियमित सरफेस, मतलब कि दो अनियमित आपको सतह लेनी पड़ेगी और दो अनियमित सतह को अगर अपन चिपका के अगर उसको एक दूसरे को विपरीत दिशा में खिसकाएं तो हमें इस घर्षण बल का अनुभव होता है। जैसे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मान लीजिए एक सतह ये है, कोई भी एक वस्तु है, और एक दूसरी सरफेस आपकी ये रही। ठीक है, अगर इन दोनों की सरफेस, ये आंतरिक सरफेस, यहां पे ये देखिए, ये आंतरिक सरफेस आपकी, इसकी मैंने येलो रंग से बना दिया है। ठीक है, और इसका मैंने एक अलग रंग से, यहां से ब्लू रंग का इसका ले लिया। ये दोनों ही सरफेस अगर चिकनी है तो ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या होंगे बच्चे? फिसल जाएंगे। समझ रहे हैं? आसानी से फिसल जाएंगे। ठीक है, और अगर खुरदुरी होंगी, अगर ये दोनों सरफेस कैसी हो बेटा? खुरदुरी होंगी, या इन दोनों में से कम अगर एक खुरदुरी होगी तो ये आसानी से नहीं फिसलेगी। समझ में आ रहा है बात? देखिए यहां से समझिए बात को। ये एक सरफेस है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर आसानी से अगर इस तरीके से ये क्या हो रही है? फिसल रही है। इसका मतलब क्या है? इनकी जो सरफेस है आंतरिक, जहां पर ये दोनों आपस में क्या है? टकरा रही है, वो कैसी है? चिकनी है। जिस प्रकार से आप डेली यूज में स्लीपर्स पहन रहे होते हैं और स्लीपर कभी कभार कैसी होती, पुरानी हो जाती हैं, तो नीचे से उनका जो तलवा होता है वो घिसकर चिकना हो जाता है। और कई बार हम क्या है, मार्बल पर या फिर चिकनी सरफेस पे क्या है, चलते हुए फिसल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सरफेस कैसी हो गई बेटा? आपकी चिकनी हो गई है। मतलब क्या है, दोनों में से एक सरफेस को आपका कैसा? खुरदुरा होना जरूरी है, तभी हम आपस में दोनों तल को स्मूथली नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, मतलब कि हम सुरक्षित रूप से चल पाएंगे। तो घर्षण की एक इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई कि अगर आपको चलना है तो क्या है? घर्षण का होना जरूरी है। और घर्षण एक क्या है? बल है कि जो क्या होता है, अगर हम वस्तु को इस तरफ खिसका रहे हैं, अगर हम वस्तु को इस तरफ खिसका रहे हैं तो घर्षण बल जस्ट विपरीत तरफ लगेगा। अगर हम वस्तु को इस तरफ, इस यहां पे खिसका रहे हैं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल कहां लगेगा बेटा? आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या बेटा? घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर हम इस वस्तु को इस तरफ खींच रहे हैं, अगर हम वस्तु को इस तरफ खींच रहे हैं तो ये विरोध महसूस करेगी इस तरफ, और जो विरोध महसूस कर रही है इस तरफ के लिए, उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों? उसी को अपन घर्षण कहते हैं। ठीक है, और घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। अभी और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी इतना आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये घर्षण हमने डेफिनेशन बता दी कि घर्षण एक इस प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु पर लगता है तो वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, क्लियर? चलो, और वस्तु की जो गति है उसमें विरोध भी करता है। अब इसके अपन क्या देखते हैं बच्चे? प्रकार देखते हैं। इसके अपन क्या देखते हैं? प्रकार। घर्षण की प्रकार। घर्षण, देखो बच्चों, तीन प्रकार का घर्षण आपका होता है। एक होता है स्थैतिक, ठीक है, जिसको अपन स्टैटिक कहते हैं, स्थैतिक। दूसरा होता है बच्चे आपका सीमांत, सीमांत घर्षण।
और तीसरा होता है आपका गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। ठीक है, अब इस गतिज घर्षण में भी आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है आपका लोटनी घर्षण। ठीक है, एक होता है बेटा आपका लोटनी घर्षण। तो ये आपके घर्षण की क्या होगा बच्चे, अलग अलग टाइप हो गए। पहला हमने आपको बता दिया इसमें से कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपको ये स्थैतिक दिख रहा है, दूसरा हमने आपको सीमांत बताया है और तीसरा हमने आपको गतिज बताया। और गतिज के भी आपके दो टाइप हो गए, सर्पी और लोटनी, सर्पी और लोटनी। क्लियर है, ये प्रकार आपको क्लियर है। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। नाम पूछा जाए तो पहला आपका स्थैतिक, दूसरा आपका सीमांत और तीसरा आपका गतिज। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि स्थैतिक, सीमांत और गतिज क्या होता है। ठीक है, स्थैतिक, सीमांत और गतिज क्या होता है, समझिए जरा। मैं चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। ये लीजिए, मैं चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये देखिए जरा, एक व्यक्ति है, वो वस्तु में धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वस्तु आपकी क्या है, फिसल नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रही है, मतलब अपनी ही जगह पर स्थित है। ठीक है, अपनी ही जगह पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इस वस्तु की जो नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, इस वस्तु में जो नीचे वाली सरफेस है, आप देख रहे हो, और जो जमीन की नीचे वाली सरफेस है, उसके बीच में जो घर्षण लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण लग रहा है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का क्या है, आपका मोशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वस्तु का कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वस्तु अपनी ही जगह पर खड़ी हुई है। व्यक्ति फोर्स लगा रहा है बेटा, ये रेड वाला आगे की तरफ, लेकिन घर्षण किस तरफ लग रहा है बेटा, पीछे की तरफ, मतलब विरोध हो रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। समझ में आया बात। ठीक है, तो ये आपका स्थैतिक घर्षण है। इस स्थिति में वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती है। अब ये भाई साहब क्या है, जब वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो अपना फोर्स और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे। हो सकता है कि एक आदमी और बुला लें, तीन आदमी और बुला लें, और बुला लें, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो आपका वस्तु है या ये जो पिंड है वो आगे खिसलना स्टार्ट हो जाएगा, आगे खिसकेगा। ठीक है, लेकिन वह अधिकतम फोर्स, वह अधिकतम बल जिस पर यह वस्तु खिसक नहीं पाई थी, ये वस्तु खिसक नहीं पाई थी। यहां पर बेटा एक आदमी लगा है, ये नहीं खिसका पा रहा है, एक और व्यक्ति आया, नहीं खिसका पा रहा है, एक और व्यक्ति आया, नहीं खिसका पाया, लेकिन चौथा व्यक्ति ने जैसे ही हाथ लगाया और वो खिसक गया। इसका मतलब कि चौथे से पहला तीसरा व्यक्ति, समझ रहे हैं बात। ठीक है, वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु खिसकी नहीं थी, लेकिन जिससे जरा सा भी आगे बढ़े तो वस्तु खिसक गई। ठीक है, तो वस्तु खिसकने के पहले जितना जो बल लगा था, अधिकतम बल जिस पे वस्तु नहीं खिसकी, उसको कहते बेटा अपन सीमांत बल, मतलब कि एक मैक्सिमम सीमा पर अपन पहुंच गए, इसके बाद तो वस्तु अब क्या है, आगे खिसकेगी। तो सीधी सी बात क्या है आपका, हमने यहां पे बताया तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते बेटा आपके कौन कौन से, पहला स्थैतिक, दूसरा सीमांत, तीसरा गतिज। तो हमने आपको स्थैतिक का एग्जांपल लेके बता दिया है। और स्थैतिक और गतिज के बीच की स्थिति क्या होती है बेटा, सीमांत होती है, मतलब कि वह मैक्सिमम फोर्स होता है जिससे वस्तु इस वाली स्थिति से इस वाली स्थिति में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इस वाली स्थिति में आ जाएगी। ठीक, वस्तु कौन सी स्थिति में, इसमें बल लगाते गए, बल लगाते गए, बल लगाते गए, वस्तु किस अवस्था में, इसमें। ठीक है, लेकिन अब बल इतना हो गया कि उससे जरा सा भी ज्यादा लगाएं तो वस्तु कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गतिज अवस्था में आ जाएगी, तो गतिज घर्षण हो जाएगा। तो गतिज घर्षण में आने के जस्ट पहले वाला जो घर्षण होता है वो क्या कहलाता है आपका, ये सीमांत घर्षण कहलाता है। क्लियर। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका वह फोर्स जिससे वस्तु क्या है, स्थैतिज से किसमें आने वाली होती है, आपकी गतिज में आने वाली होती है, वह आपका घर्षण बल क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। चित्र में आपको यह भी बताया कि व्यक्ति आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, कार आगे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन घर्षण किस तरफ हो रहा है बेटा, पीछे की तरफ। घर्षण बल अपोज करेगा, है ना, और वो अपोज विपरीत डायरेक्शन में कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए इसमें घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगर वस्तु आगे खिसक गई तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा होगा, तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, लेकिन वस्तु के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा।
क्लियर। चलिए, तो एक तो चीज ये क्लियर होगी। अब बात आती है कहां पे, गतिज घर्षण की। तो यहाँ पे दो प्रकार के बेटा घर्षण है, एक है सर्पी घर्षण और एक कौन सा बेटा आपका, लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण और एक कौन सा बेटा, लोटनी घर्षण। ठीक है, चलिए तो गतिज घर्षण को हम आपको दिखाते हैं चित्र से। गतिज घर्षण को देख लीजिए। ठीक है, गतिज घर्षण, गतिज घर्षण, ये देखिए, ये एक प्रकार का गतिज घर्षण है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं और ये वस्तु क्या बेटा आपकी आगे की तरफ फिसल रही है, ये आगे खिसक रही है। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका खिसकाव हो रहा है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो रहा होगा, इसकी और जमीन की सरफेस में, वस्तु और जमीन की सरफेस में कौन सा हो रहा होगा बेटा, कौन सा, सर्पी, मतलब कि फिसलना या खिसकना, फिसलना या खिसकना, कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण। कौन सा, सर्पी घर्षण। समझ रहे हैं, सर्पी घर्षण। ठीक, सर्पी घर्षण। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ये फिसलना। वापस आते हैं। अब देखिए जरा, ये सर्पी आपको क्लियर कर दिया, सर्पी का मतलब क्या, खिसकना। अब ये आपका होता है लोटनी। लोटनी का मतलब क्या बेटा, रोलिंग, मतलब कि लुढ़कना। क्या, लुढ़कना। तो भाई रोलिंग वाला क्या होता है वो भी देख लीजिए जरा। रोलिंग किस प्रकार से होगा आपका, रोलिंग, रोलिंग देखिए, रोलिंग देखिए, आपको रोलिंग दिखाते हैं। रोलिंग, चलिए यहां पे रोलिंग नहीं है, अच्छा मिल गया रोलिंग। ये देखो, ये देखिए रोलिंग, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है आपका बेटा। ठीक है, इसको कहते हैं अपन कौन सा, लोटनी। मतलब कि किसी वस्तु को अपन शेप ऐसा दे दें ताकि क्या है, उसमें कम ताकत में उसको दूसरी जगह बड़े आराम से अपन ले जा पाए, या फिर जमीन से विरोध कम से कम हो पाए, जमीन से विरोध कम से कम हो पाए। अगर हम आपसे ये बोलें कि 10 किलोग्राम के केले अगर अपन ले जाएं एक जगह से दूसरी जगह, केवल अपन बांध के उसको खिसकाते हुए, और वही हम बात करें कि 10 किलोग्राम का एक गोला उसको अपन ले आए, तो गोले को सिर्फ आपको धड़काना पड़ता है, धकेलना पड़ता है, बड़े आराम से आता है। वही बात करें किसी दूसरे सामान या बोरी या आटा, अपन को खिसकाते हुए बड़ी मेहनत करते हुए लेके जाना पड़ता है। समझ रहे बात। तो ये आपका कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सरफेस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, डोलनी फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा, डोलनी या लोटनी। ठीक है, कौन सा, लोटनी फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए जरा, इन सभी फ्रिक्शंस में आप ये बताइए सबसे ज्यादा बल कहां पे लगेगा और सबसे कम बल कहां लगेगा। देखिए लोटनी फ्रिक्शन तो बेटा क्या, गोला है, ये बड़े आराम से धड़क जाएगा। ये गोला है, ये बड़े आराम से क्या, सरफेस पे धड़क जाएगा, है ना। इस साइड जाना हो या इस साइड जाना हो, बड़े आराम से धड़क जाएगा। सर्पी क्या है बेटा आपका, कि वस्तु खिसक रही है, वस्तु क्या बेटा, खिसक रही है, बड़े आराम से इसको अपन क्या है, खिसकाते हुए ले जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लगेगा बेटा आपका, इसमें, और उससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें लगेगा, सर्पी में। किसमें, सर्पी में। और सबसे कम किसमें लगने वाला बेटा, स्थैतिक में। तो एक कंडीशन आप ये याद रखिए जरा, एक कंडीशन ये याद रखना है कि आपका स्थैतिक जो घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है आपका, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक जो घर्षण है उसका मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा, गतिज में, कौन सा वाला, गतिज में आपका सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा वैल्यू, कौन सा, डोलनी या लोटनी। ठीक है, लोटनी घर्षण। ठीक है, अब इसी का प्रयोग वही दैनिक जीवन में भी अपन उपयोग कर लेते, जैसे कि आपकी बाइक होती है, बाइक में हम क्या काम करते हैं बेटा, कि भाई उसका लॉक लगा देते हैं। अगर लॉक ना लगा हो तो क्या होता है, उसको बड़े आराम से अपन खिसका के ले जाए। ठीक है, या कोई चोर है उसको बड़े आराम से खिसकाते हुए ले जाए।
परंतु हम क्या करते हैं, उसका हैंडल लॉक कर देते हैं। अब हैंडल लॉक करने की वजह से वह गाड़ी का एक पहिया आपने अवरुद्ध कर दिया या वो वहीं पर घूमेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चोर को उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। क्या, उसको उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। और भारी भरकम चीज को उठा के लेके जाना काफी टफ होता है, समझ रहे बात को। भारी भरकम चीज को उठा के लेके जाना दूसरी जगह पे वो काफी टफ होता है। क्लियर। तो भाई यहां पर आप ये बताइए, हमने क्या काम किया कि जो आपकी मोटरसाइकिल थी उसका व्हील लॉक लगा दिया, तो आपका क्या कर दिया बेटा अपन ने कि जो लोटनी घर्षण था वो खत्म कर दिया। लोटनी घर्षण था वो खत्म कर दिया कि अब उसको आप लौटाते हुए बढ़िया डोलाते हुए पहिए पे नहीं ले जा पाएंगे। उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा अपन ने, उसको कन्वर्ट कर दिया बेटा किसमें, सरपी में। किसमें, सरपी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको अपन को कैसे ले आना पड़ेगा बेटा, उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा या फिर इसी तरीके से खचोड़ते हुए उसको लेते जाना पड़ेगा। ठीक है, या खिसकाते हुए लेके जाओ या डोलाते हुए लेके जाओ। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए यहां पे, तो ये समझ में आ गया कि बल में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को कि स्थैतिक की सबसे ज्यादा होगी घर्षण में, सरपी की दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे क्या होगी बेटा आपकी, लोटनी। ठीक है, तीसरे पे क्या होगी, लोटनी होगी। क्लियर। चलो भाई, तो ये समझ में आ गया, बल के प्रकार आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं बेटा अपन। ठीक है, कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये जो घर्षण होता है वो किस किस मतलब कहां कहां पे देखा जाता है, वो देखते हैं बेटा अपन। ये देखो पहले, ये देखिए, ये घर्षण रोकने के लिए क्या है, शूज है। एक्चुअली ये शूज का उपयोग कौन करता है, ये शूज का उपयोग किया जाता है बर्फ पे चलने वाले लोग। अब बर्फ पे क्या है, आसान नहीं होता चलना। क्यों, अगर अपन नॉर्मल शूज के साथ में बर्फ पे चलेंगे तो हम उस पर फिसल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सरफेस कैसी हो जाएंगी बेटा आपकी, चिकनी हो जाएंगी। तो बर्फ पे क्या होता है बेटा आपका, इतना ज्यादा घर्षण बल नहीं मिल पाता है, इसलिए कोई व्यक्ति उस पर आसानी से नहीं चल पाएगा। और चलने की कोशिश करेगा तो आप देखिए क्या होगा उसका, देखिए हाल क्या होने वाला है। अगर आप चलने की कोशिश भी करेंगे तो बर्फ पे चलने पर क्या हाल होने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। या कुछ लोगों ने कोशिश भी की होगी बर्फ पे चलने के लिए, है ना। ये देखिए जरा, बर्फ पे चलेंगे तो ये हिसाब किताब बनेगा आपका। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि बड़ा खतरनाक खामियाजा आपको भुगतना पड़े। समझ गए। ठीक है, तो इस तरीके से बर्फ पे क्या होता है बेटा, बर्फ की जो ऊपरी सरफेस होती काफी स्मूथ होती है, घर्षण कम होता है या बिल्कुल माइनर होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, अपन को ये ग्रिप होती है बेटा जूतों से वो उतनी ज्यादा नहीं बन पाती है। इसीलिए हमें ग्रिप बनाने के लिए काहे का उपयोग करना पड़ेगा बेटा, उन प्रकार के जूतों का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें कटीले कटीले क्या है, कांटे या फिर कुछ विशेष प्रकार की क्या है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगे रहते हैं। क्लियर। तो ये आपका उपयोग किया जाता है क्योंकि वहां पे घर्षण को मैनेज किया जाए, मैनेज कर पाए। ठीक, यहां पे देखिए ये अनपॉलिश्ड फर्नीचर है, अनपॉलिश्ड फर्नीचर है। ठीक है, अब अनपॉलिश्ड फर्नीचर में बेटा क्या होता है, घर्षण ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर आप इसको हाथ से इस तरीके से पकड़ के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदरापन लगेगा, परंतु जब इस पर हम पॉलिश कर देंगे तो इसका खुरदरापन क्या है बेटा, गायब हो जाएगा। इसका खुरदरापन गायब हो जाएगा तो स्मूथ सरफेस हो जाएगी। क्या बेटा, स्मूथ सरफेस हो जाएगी और घर्षण आपका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये आपका क्या है, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो गया है ना। तो घर्षण अपन ने इसका क्या है, कम कर दिया है। ठीक, चलिए ये अपन प्रयोग करते हैं। हाँ जी, ये बेटा सरिया है। सरिये में आप देखते होंगे इस प्रकार से ग्रिप बनाई जाती है। उसका कारण यही है कि भाई सीमेंट या बाकी का जो कंक्रीट वगैरह लगता है वो इसको या ये उसको आपस में एक दूसरे से अच्छे प्रकार से जकड़ ले। ठीक है, तो क्या है, अच्छे प्रकार से स्थैतिक घर्षण बन पाए। ठीक, इसी के लिए इसमें क्या है, यहाँ बीच बीच में ये जितना भी है आप देखोगे या आपने सरिया घर में प्रयोग किया होगा या कहीं पर देखा होगा, वहां बीच में ग्रिप बनाई जाती है। क्लियर। चलिए और देखिए इमेज, ये देखिए
ये खिसकाने के लिए बेटा, इसको खिसकाएंगे तो हमें पता है कि नीचे वाली सरफेस या और नीचे वाली इसकी जो जमीन वाली सरफेस है और आपकी ये वाली, इन दोनों की जो सरफेस है उनमें क्या होना चाहिए बेटा, अनियमित तरीके की सरफेस होनी चाहिए, तभी आपस में घर्षण लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, या कम लगाएंगे, और कम लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, बर्फ पे फिसलने की तरह होगा, फिसल जाओगे। ठीक, ये देखिए बॉलर भी उपयोग करते हैं बेटा घर्षण बल का। ठीक है, बॉलर कहाँ उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेटर क्या करते हैं, अपना जो सलाइवा निकाल के क्या करते हैं, बॉल पर लगाते हैं, सलाइवा निकाल के मतलब थूक निकाल के क्या करते हैं, बॉल पर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो सरफेस क्या होता है, जो नई बॉल होती है वो चिकनी होती है, और चिकनी बॉल क्या है, जमीन पर पड़ने के बाद एकदम से अंदर आती है, या स्विंग बहुत अच्छा होता है, जबकि जो आपकी पुरानी बॉल होती है वो खुरदरी हो जाती है, तो उससे स्पिन अच्छा होता है। ठीक है, जो स्पिन होते हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, वो अच्छा होता है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, जब बॉल पुराना होना स्टार्ट हो जाए तो मिडिल ओवर्स में क्या करते हैं ये लोग, उस पर सलाइवा का उपयोग करते हैं, ताकि जहां जहां पर भी वो क्या खुरदरी हो गई तो वो सलाइवा या पसीना लगाने के बाद क्या है, उतनी जगह क्या हो जाए बेटा, आपकी स्मूथ हो जाए। और घिसते हुए भी देखा होगा अपने पैंट से, ये लोग क्या करते हैं, उसको घिसते भी है ताकि उतनी सरफेस क्या हो जाए बेटा, चिकनी हो जाए। उसके बाद बॉल करते हैं ताकि जो बैट्समैन है उसको यही लगे कि हम पुरानी गेंद से खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो क्या है, अपना शॉट जजमेंट करेगा, लेकिन वो बॉल उतनी एक्सपेक्टेशन से वो नहीं आए। ठीक है, तो हो सकता है कि बल्लेबाज धोखा खा जाए और आउट हो जाए। तो ये क्रिकेट में भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो एक तरफ यहां पे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक इंग्लैंड के हैं, और देखिए एप्लीकेशन, ये देखिए एक व्यक्ति दो आपका क्या है बेटा, सूटकेस लेके जा रहा है, सूटकेस कहेंगे या फिर इनको ब्रीफकेस कहेंगे, जो भी हो। ठीक है, इनको लेके जा रहा है। अगर एक आदमी इतना भारी भरकम सामान अगर रोल करते हुए नहीं ले जाए तो उसको काफी परेशानी होगी। आपने मूवी देखा होगा कूली नंबर 1, उसमें बेटा सिर पे रख के लेके जाना पड़ता है, एक के ऊपर एक। लेकिन यहाँ तो क्या है, आप लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा कि बड़े आराम से रोल करते हुए आराम से लेके जाते हैं, है ना। तो भाई क्या किया हमने, उस सर्पी घर्षण को रोलिंग घर्षण में, मतलब कि लोटनी घर्षण में बदल दिया। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये भील लगे हुए हैं, तो ये भील जो है वो उससे क्या होता है बेटा, आपका इसको आराम से खिसकाते हुए अपन कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मतलब कि हमें आरामदायक स्थिति बन जाती है। ठीक, और देखिए एप्लीकेशन इसके, अच्छा इतने ही थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कहां कहां पे घर्षण के उपयोग हैं, आपको क्लियर है कहां कहां पे जीवन में ये घर्षण के उपयोग हैं। ठीक, और घर्षण कैसे कम कर सकते हैं, क्या होता है, घर्षण से हमें सकारात्मक चीजें भी मिलती है, मतलब कि प्रॉफिट भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं लॉस भी होता है। प्रॉफिट हमने आपको बता दिया कि हम जमीन पे चल सकते हैं, या मार्कर से अगर हम लिख रहे हैं तो किससे, वो घर्षण से। आपने देखा होगा जब आप बच्चे होगे और ब्लैक बोर्ड पे आपके टीचर लिखते होगे तो एक विशेष प्रकार से आवाज आती थी, और कहीं कहीं पे क्या है, बोर्ड पे क्या है, चौक सही प्रकार से नहीं लिख पाती। क्यों, क्योंकि वो चौक है वो चलते चलते चिकनी हो गई, या फिर बोर्ड क्या है, अपन लिखते लिखते उतनी सरफेस क्या है, स्मूथ हो गई, तो स्मूथ पर स्मूथ से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जितना बोर्ड खुरदुरा होगा चौक उतनी अच्छी उस पर चलेगी। क्लियर। ठीक, तो क्या होना पड़ेगा, वहां पर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, घर्षण का होना जरूरी है। ठीक है, वहां पर भी घर्षण, तो लिखने के लिए, चलने के लिए घर्षण जरूरी है, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए घर्षण जरूरी है, ब्रेक लगाने के लिए घर्षण जरूरी है, मतलब घर्षण का बहुत सारा आपका महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हमने कि घर्षण को चेंज कर लेते हैं, तो उसका भी अपने एप्लीकेशन देखा, बॉलिंग में भी देखा है। ठीक है, अब बात हो रही है कि इस घर्षण में कमियां कहाँ कहाँ आ जाती हैं। देखिए, अगर घर्षण होगा, जैसे कि आप अपनी हथेलियों को रफ करें इस तरीके से, अगर आपने रफ किया तो आपकी हथेली क्या होंगी बेटा, गर्म होने लगेंगी। उसी प्रकार से क्या होता है, कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, जिसमें अगर वो मशीन चलती है तो घर्षण से वो क्या होती है बेटा, गर्म होती है। क्या, गर्म, तो कलपुर्जे खराब होने लगते हैं। क्या बेटा, कलपुर्जे उनके खराब होने लगते हैं। दूसरा क्या कि भाई एक ये भी चीज आपको यहां से सीखने को मिल रही, जब हथेलियां रगड़ रहे हैं कि जो हमारा घर्षण बल है वो समाप्त नहीं होता है, मतलब कि उससे उत्पन्न जो ऊर्जा समाप्त नहीं होती, जबकि वो क्या है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि दुनिया में एक सिद्धांत कहा गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि भाई ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है,
ठीक है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बल कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो अपन हथेली को रगड़ रहे हैं, तो हमारा जो बल है वो तापीय ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब कुलपुर्जे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो ह्रास होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इससे कि हमारा क्या है, मशीनरी में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वो खराब होने लगती है। जब खराब होने लगे तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो बचाने के लिए बेटा अपन कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि साइकिल के जो ब्रेक होते हैं, तार लगे होते हैं, या मोटरसाइकिल होती है, तो उसमें अपन क्या लगाते हैं बेटा, ग्रीस, है ना, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, क्लियर, क्या लगाते हैं बेटा, अपन ग्रीस लगाते हैं। या फिर अपन क्या लगाते हैं बेटा, या फिर कोई मशीन होती है आपकी, या आपकी माताएं चलाती हैं मशीन, सिलाई मशीन, उसमें आपने देखा तेल डालते हैं, है ना। या फिर इंजन वगैरह में भी अपन क्या ऑयल वगैरह डलवाते हैं, ठीक, तो तेल डालते हैं बेटा अपन, ठीक है, तो तेल हो गया। एक और अपन पाउडर डाल सकते हैं, या ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है, तो ग्रेफाइट भी स्नेहक का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्नेहक मतलब कि स्मूथ बनाए, चिकनापन बढ़ा दे, ठीक है, उससे क्या है बेटा, आपका घर्षण कम हो जाता है। ठीक, तो ग्रीस डाल दिया, तेल डाल दिया, ग्रेफाइट डाल दिया, या पाउडर मिला दिया अपन ने, क्या बेटा, पाउडर, ठीक है, पाउडर। तो पाउडर से भी क्या है बेटा, आपका चिकनापन बढ़ जाता है, स्नेक के तरीके से इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो उससे भी क्या है, खुरदरापन आपका चला जाएगा। ठीक, तो उससे भी क्या है, अपन हानि से बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार की आपकी क्या हो बेटा, आपका जैसे कि ग्रीस हो गया, ये सेमी लिक्विड आपका हो गया, सेमी सॉलिड कह सकते हैं अपन, ठीक है, इसको अर्ध ठोस कह सकते हैं। ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका द्रव हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, ये आपका द्रव हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। ग्रेफाइट कैसा हो गया बेटा, आपका ठोस हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, पाउडर आपका हो गया। तो इनका अपन प्रयोग कर सकते हैं किसमें, ये बचाने में, ये काय में बेटा, अपन बचाने में, ठीक है, फ्रिक्शन से बचने के लिए। क्लियर, चलिए, तो इसमें हम आपको बताते हैं, अगर आपने ना देखा हो तो ग्रेफाइट आपका क्या है, पेंसिल में उपयोग किया जाता है। किसमें, पेंसिल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेंसिल की जो निब होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। अगर उसको अपन पीस लेना तो वो इतना चिकना होता है, अगर अपनी हथेली पे लगाए ना तो हथेली पे आपके जो फिंगरप्रिंट है वो भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, साबुन है, साबुन में क्या होता है बेटा, मोम होता है। अगर उसको अपन रगड़ें, ठीक है, रगड़ें अपने क्या हथेली से, तो अपनी हथेलियों में भर जाएगा और आपके फिंगरप्रिंट है वो ओरिजिनल तरीके से आपके नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हैं, जो साबुन होता है। मोमबत्ती, मोम जो होता है उसको अगर हथेली में रगड़ लें तो उससे क्या होगा बेटा, आपके फिंगरप्रिंट है वो ठीक ठाक से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जहां जहां पे हमारे फिंगर्स में जो जगह होती है वहां पे मोम भर जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, ये खुरदरापन को कम कर देते हैं, मतलब कि फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन जहां पे क्या है, कलपुर्जे वगैरह खराब होते वहां पे हमें इसको कम करना चाहिए। अब तो हम तेल डाल दें या फिर हम ग्रीस मिला दें, ताकि वो क्या है, उसकी जो हानि है, जो हिरास है, वो कम से कम हो पाए। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर है बेटा सभी को, कोई समस्या तो नहीं इसने में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रिक्शन गुणांक की बात करते हैं बेटा, फ्रिक्शन गुणांक। ठीक है, फ्रिक्शन गुणांक से बढ़ने से पहले, फ्रिक्शन गुणांक पे बढ़ने से पहले कुछ अपन चीजें जरूर देखेंगे। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दैनिक लाइफ से जुड़े हुए, उनको जरूर देख लेते हैं अपन। ये देखिए जरा, तो शुरुआत से अपन आते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। सबसे पहला आप समझिए कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि कैरम बोर्ड आपने खेला होगा तो उसमें पाउडर मिलाते हैं अपन, पाउडर। ठीक है, तो उससे क्या, कैरम की जो गोटियां होती हैं वो एक दूसरे से उतनी तेजी से लगती हैं जितनी कि पहले खुरदरेपन में नहीं लगती थी। ठीक है, या स्ट्राइकर जो होता है वो उतनी आसानी से फिसलता है जितना कि पहले खुरदरेपन में वो नहीं फिसलता था। तो हम क्या करते बेटा, उसका एक कैरम का पाउडर आता है, या आप कोई भी प्रकार का अगर पाउडर डालेंगे तो नॉर्मल तरीके से जो आपका स्ट्राइकर या गोटियां जो फिसल रही थी उससे थोड़ा स्मूथ तरीके से वो चलने लगेगा। तो ये आपने बचपन में खेला होगा, या अभी जो बच्चे खेलते हैं उनको खेलते हुए देखा होगा, आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका अपन ने उपयोग कर लिया बेटा। ठीक है, अब देखिए, ये आपको समझा चुके हैं। ये देखिए,
आपने इस तरीके से फिसलते हुए कीचड़ में या फिर केले के छिलके पर किसी को फिसलते हुए, ठीक है, आपने देखा होगा, या फिर गोबर में फिसलते हुए देखा होगा, कीचड़ में फिसलते हुए देखा होगा, पानी से फिसलते हुए देखा होगा। तो इस प्रकार से ये फिसलते हैं क्योंकि हमारे पैरों और जमीन के कांटेक्ट में जो भी जमीन आती है, हमारे पैरों के कांटेक्ट में जमीन आती है, उनमें क्या होता है बेटा, आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या है, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे, ये हम आपको समझा चुके हैं। ये देखिए कार अगर कीचड़ में फंसी हुई है, अगर ये कार कीचड़ में फंसी हुई है तो इस प्रकार से चल रही होती है, ये क्या है, आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या, पटिया चाहिए पड़ता होता है, लकड़ी का गत्ता चाहिए होता है, या फिर हमें कुछ पत्थर चाहिए पड़ते हैं, उस पर चढ़ के ये आगे बढ़ जाती है। समझ में आ रहा बात आपको? आपने कई बार देखा होगा कि जो कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है तो कीचड़ में जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो क्या है, उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लग पाता है, टायरों के बीच में उस जमीन का फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। वो दोनों के दोनों कैसे हो गए बेटा, आपके एक सरफेस कैसी होगी बेटा, आपकी स्मूथ हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर हमें क्या है, फ्रिक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक गत्ता लेना पड़ता है, एक लकड़ी का गत्ता लेना पड़ता है, या फिर कुछ पत्थर हमें लेने पड़ते हैं, जिनकी सहायता से क्या है, वो गाड़ी का टायर और उनके बीच में क्या फ्रिक्शन बन जाता है और वो गाड़ी आपकी बाहर निकल आती है। ठीक, इसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा, कहीं पर रेत अगर डली हुई हो या फिर आपका कंक्रीट डली हुई हो, ठीक है, उस पर अगर आप बाइक लेके जाएं तो आपकी बाइक फिसल जाती है, क्योंकि जो आपकी रेत है, तो रेत में हर एक लेयर के नीचे लेयर होती है, उन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, आपका फ्रिक्शन कम होता है। इसकी वजह से क्या है, हम वहां पे फिसल जाते हैं। ठीक है, टायर के कांटेक्ट में रेत आती है और रेत एक के ऊपर एक क्या आराम से फिसल जाती है, तो वहां पे एक रेत की लेयर के नीचे जो दूसरी लेयर होती है, एक रेत की जो लेयर होती है उसके नीचे दूसरी जो लेयर होती है, उस पर क्या होता है बेटा, आपका ठीक से फ्रिक्शन नहीं लग पाता है, उस पर क्या बेटा, आपका ठीक से फ्रिक्शन नहीं हो पाता। जैसे कि ये रेत ये डली है, इसके नीचे और भी रेत होगी, उसके नीचे और भी रेत होगी, ये लेयर हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे आपका टायर होता है, तो ये टायर का कॉन्टेक्ट होता है बेटा ऊपर वाली सरफेस पे, किस पे, ऊपर वाली सरफेस पर। तो भाई ये और इसके बीच में तो ग्रिप बन गई, तो भाई टायर क्या करेगा, ये वाली को, जो ऊपर वाली जो सरफेस है रेत की, उसको पीछे की ओर ढकेलेगा, लेकिन रेत अपने नीचे वाली रेत के कांटेक्ट में अधिक घर्षण नहीं रखती है, इसकी वजह से वो आराम से फिसल जाती है। तो टायर तो घूमता है, लेकिन हमारी रेत भी साथ में पीछे की तरफ चली जाती है और टायर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। समझ रहे? अगर ये रेत पीछे की तरफ ना जाए, अपनी जगह पे स्टैटिक रहे, स्थिति ऊर्जा बनाए रखे, तो ये आपका जो टायर है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे कि जमीन है, स्थिर है, ये घर्षण बल लगा रही है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं और अगर ये जमीन अपनी जगह पे रह जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर केले का छिलका है और केले का छिलका अगर आपके पैर के साथ पीछे बढ़ जाए तो आप फिसल जाओगे। ठीक, तो इसी प्रकार से क्लियर है। चलिए और देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। बाइक वाला एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, जो बाइक चलाते हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ये देखिए जरा, कई बार हम गिर पड़ते हैं, है ना। ये देखो, पानी की जो सतह होती है, पानी की जो सरफेस होती है, पानी कैसा बेटा, स्मूथ होता है, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन उसमें क्या कैसा होता है बेटा, कम होता है, इसीलिए हम उस पर तैर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन बेटा ज्यादा होता तो बेटा हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता, है ना, हमारी बॉडी को नुकसान होता, है ना। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो मैंने आपको समझा दिए कि किस प्रकार से दैनिक लाइफ में हमारे क्या फ्रिक्शन चलते हैं। अब समझते बेटा फ्रिक्शन गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए घर्षण गुणांक को देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, इसको मैं कलर कर देता हूं बेटा। ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, इसको मैंने इसको कलर कर देते हैं। ये येलो रंग की एक कोई वस्तु है, क्लियर दिखाई दे रहा है? जी हाँ। ठीक है, ये येलो रंग की कोई एक वस्तु है। ठीक, ये सरफेस पे रखी हुई है, किसी एक सरफेस पर रखी है, अभी सरफेस हम आपको बना देंगे। ठीक है, ये किसी एक सरफेस पे अभी रख देते हैं अपन। ठीक, तो इसको बेटा अपन रख देते हैं किसी एक सरफेस पे।
इसको हमने दूसरी एक सरफेस पे रख दी, ये मान लीजिए एक दूसरी सरफेस है, ये एक सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किसी सरफेस पर इस तरीके से जमीन पर रखी है, ठीक। अब देखिए वस्तु का कोई ना कोई भार होगा, वस्तु का कोई ना कोई भार होगा बेटा, तो ये वस्तु अपना नीचे की तरफ कोई ना कोई भार लगाएगी, और भार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mg, क्या होता है बेटा आपका mg, और W इजकल टू वेट इजकल टू क्या होता है बेटा mg, m मतलब द्रव्यमान और g मतलब नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी का आपका है, ठीक है, 9.8, ठीक। तो आप ये बताइए न्यूटन के तीसरे नियम से ये भी तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई रिपल्सन फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये भी तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाएगी, तो ये ऊपर की तरफ क्या है, उतना ही फोर्स लगाएगी जितना इसका वेट होता है। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा आपका, रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे बेटा अपन, रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे बेटा अपन, रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है, रिएक्शन फोर्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, mg के बराबर। किसके बराबर बेटा, mg के बराबर, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अपोजिट प्रतिक्रिया बल बराबर होगा, ठीक है, तो R लगता है, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये R लग गया, क्लियर, ये हो गया। अब इस पे अगर हमको खिसका दें, अगर हमने इसको आगे की तरफ बल लगाया खिसकाने के लिए, तो ये आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, ये आपका फोर्स लगेगा जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हम इस पे क्या कर रहे हैं बेटा, अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं। जबकि ये जो सरफेस है वो पीछे की तरफ, ये सरफेस है वो इसके पीछे की तरफ बेटा क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगी। क्या, एक फ्रिक्शन फोर्स आपकी लगा देगी। तो फ्रिक्शन गुणांक क्या होता है बेटा, सीधी सी बात यह है कि जितना फोर्स हम लगाएंगे, जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही बेटा आपका रिएक्शन फोर्स आपको मिलेगा। जितना फोर्स हम लगाएंगे, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो समानुपाती होता है बेटा आपका रिएक्शन फोर्स के, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो समानुपाती होता है बेटा आपका रिएक्शन फोर्स के, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा, और यहां पर आ जाता है बेटा म्यू आर, और इस म्यू को अपन क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन गुणांक, मतलब कि घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका घर्षण गुणांक, ये क्या हो गया बेटा आपका म्यू। यहां पर म्यू क्या है बेटा आपका घर्षण गुणांक। तो म्यू का अगर हम वैल्यू निकालें बेटा, यहां से म्यू की हम वैल्यू निकालें तो म्यू इजकल टू आपका हो जाएगा आर अपॉन का एफ, आर अपॉन का एफ, ठीक है, सॉरी एफ अपॉन का आर, अपोजिट लिख गया मैं, ठीक है। ये म्यू यहीं पे रोक लिया, ये एफ अपॉन का क्या हो जाएगा बेटा आपका आर हो जाएगा, एफ अपॉन का आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू का, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू बेटा आपकी 0 से, ये म्यू आपका जो होता है वो 0 से 1 तक के बीच में होता है। कहां तक, 1 तक, 0 से बेटा कहां तक रहता है बेटा आपका 1 तक रहता है, ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से 1 तक, ठीक है, मतलब कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहता है, ठीक है। या ऐसे लिख देते बेटा अपन, म्यू जो है वो बड़ा होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा बेटा आपका, सॉरी छोटा होगा आपका किससे, 1 से। छोटा कैसे होगा बेटा आपका 1 से, ठीक है। ये स्थितियां रहती हैं बेटा फ्रिक्शन गुणांक की स्थिति में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका फ्रिक्शन है वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्या, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, वस्तु अगर छोटी हो या बड़ी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, वस्तु के सरफेस की प्रकृति पर। अब मान लीजिए अगर आपकी 10-10 क्विंटल की 2 बर्फ की सिल्लियां हैं, आपस में अगर आप खिसकाओगे बड़े आराम से खिसक जाएगी, लेकिन एक 10 क्विंटल का अगर आपका क्या है जमीन पर, अगर आप 1 ग्राम का सिक्का भी अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वो उतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं, क्लियर है बात। मतलब क्या है, बाहर की सरफेस हमें देखना है कि सरफेस किस प्रकार की है, तो वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ना कि उसके द्रव्यमान पर, ठीक है। उसके द्रव्यमान और आकार पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी प्रकृति पर कि उसकी सरफेस खुरदरी है या नहीं है। खुरदरी ज्यादा होगी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर स्मूथ ज्यादा होगी फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर है। तो ये बेटा आज की क्लास थी हमारी किसके ऊपर बेटा, ये था घर्षण बल। और दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया।
फ्रिक्शन गुणांक पर न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए फ्रिक्शन गुणांक आपको बता दिया क्या होता है, म्यू बराबर F/2 का R, मतलब कि बल अपॉन का रिएक्शन बल। और ज्यादातर फॉर्मूलों में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा बेटा क्या, यहाँ पर आपको बता देंगे क्या कि R की जगह पे आपको देखने को मिलेगा mg, क्योंकि हमने बता दिया कि वो रिएक्शन फोर्स है, तो आपका म्यू बराबर के F अपॉन का mg, इसी को ही कहते बेटा, ठीक है, इसी को ही कहेंगे अपन, क्योंकि R की वैल्यू क्या है आप देख रहे हो, R किसका अपोजिट है, mg का है, तो उसी की वैल्यू ये रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन को न्यूमेरिकल में उपयोग किया जा सकता है, तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपके बन सकते, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर? तो आज की क्लास में आपको घर्षण उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेली लाइफ में आप देखिए, हर जगह दिमाग लगाइए, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, उसको कम किया कैसे किया जा सकता है, या कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे सकारात्मक तरीके से हमारे लिए उपयोग में है, कहाँ पर ये नकारात्मक रूप से हमारे लिए उपयोग में है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।